हाय, आई एम सेका। वेलकम टू द लॉफ्टी क्लासेस। आज जो है हम लोग क्लास 11th की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका चैप्टर 1 है आपका भूगोल एक विषय के रूप में। तो हम चैप्टर 1 को स्किप करेंगे, इसे पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये एग्जाम के परस्पेक्टिव से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, हालांकि इसमें ये चीज जानना जरूरी हो जाता है कि भूगोल क्या है। तो भूगोल हम पहले भी पढ़ रखे हैं कि भूगोल को इंग्लिश में हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं और ज्योग्राफी से ही जो है जियो और ग्राफी दो वर्ड से मिलकर के जो है भूगोल का निर्माण हुआ है। जियो मतलब होता है अर्थ और ग्राफी मतलब होता है स्टडी। ठीक है, आप स्टडी कह सकते हो, भू कह सकते हो या वर्णन कह सकते हो। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी के बारे में अध्ययन हम लोग ज्योग्राफी में करते हैं। ज्योग्राफी बेसिकली जो है एक विज्ञान है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है हम लोग अर्थ और मानव के अर्थ और मानव के बीच संबंध और उसके परिवर्तन को हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी को माना जाता है कि ये जो है आपका ऑब्जर्वेशन साइंस है। मतलब हम जो अर्थ पे देखते हैं, अर्थ पर रहने वाले जीव हो चाहे तो फिर अर्थ पे जो भी स्थलाकृतियां उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो, पॉलिटिकल व्यूज हो या तो फिर इन्वायरमेंटल व्यूज हो, जो भी हो उसको जो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसी का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जो इसके बाद का जो यूनिट है, यूनिट 2 और चैप्टर 2 जो कि है आपका एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, ये चैप्टर आपका जो कि हम स्टडी करेंगे। चैप्टर 2 चैप्टर है आपका द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। देखो, शब्द आपका क्या कह रहे हैं कि उत्पत्ति। सबसे पहले हम पृथ्वी को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि ज्योग्राफी में हमें पृथ्वी को स्टडी करना है, अर्थ को स्टडी करना है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका विकास कैसे हुआ है। ठीक है, क्या पृथ्वी पहले से ही ऐसा था या इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये सब चीजों के बारे में हमें अध्ययन करना होगा। ठीक है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम कई चीजों को कवर करेंगे, जैसे कि सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित आरंभिक सिद्धांत। जैसे कि आप हालांकि पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों एवं दार्शनिकों ने अपने अनेकों विचार मत दिए, लेकिन जो वैलिड मत है उसी को हम स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो भी मत देते गया है वो सारे स्टडी करना होगा, इतना पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट मत है जो कि सारे लोगों ने माना और उसकी जो है वो वैल्यूएबल है और वो माननीय है, लोकप्रिय है, तो वैसे मत को, वैसे स्टडीज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आरंभिक सिद्धांत को पढ़ेंगे, फिर आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है वो पढ़ेंगे, तारों का निर्माण कैसे हुआ, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, सौरमंडल क्या है उसका निर्माण कैसे हुआ, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, चंद्रमा कैसे जो है पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, यानी कि उसका विकास कैसे हुआ, ये हमें पढ़ना है। स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ, जल मंडल का विकास कैसे हुआ, वायुमंडल का विकास कैसे हुआ, इन सब के बारे में हमें अध्ययन करना है इस टॉपिक में। ठीक है, सबसे पहले हम एक एक करके टॉपिक को लेंगे और स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी कर लेंगे आरंभिक सिद्धांत क्या है। देखो, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं कि ऐसा नहीं है कि आरंभिक सिद्धांत ये पहला ही सिद्धांत होगा, नहीं। वैज्ञानिकों ने और दार्शनिकों ने अपने कई विचार मत प्रस्तुत किए, ठीक है, लेकिन जो मत स्वीकार्य हो, ठीक है, जो लोकप्रिय मत था, और इसी के नाम पर इसका पड़ता है प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत। ठीक है, सिद्धांत कह सकते हैं, जिसे दिया था इमैनुअल कांट ने दिया था। ठीक है, जो कि एक जर्मन दार्शनिक थे, जर्मन फिलोसोफर थे। ठीक है, इन्होंने दिया। ठीक है, अब देखो, प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत, नाम से यह स्पष्ट है किसी लोगों ने पसंद किया और उसे सही लग रहा था कि इसने जो बात बताया है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से संबंधित वो सही है, या ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित जो भी चीजें बताई है वो सही है। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात 1796 ईस्वी में, कब? 1796 ईस्वी में एक आपका गणितज्ञ होता है। ठीक है, वो हालांकि गणित से संबंधित था, वो गणित के विषय में स्टडी कर रहा था, लेकिन गलती से जो है इस पे मतलब चीजें जो है मतलब निकल आया। लाप्लेस एक गणितज्ञ थे। ठीक है, और इसने प्रस्तुत किया न्याहारिका परिकल्पना।
क्या प्रस्तुत किया? निहारिका परिकल्पना। तो ये निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये निहारिका शब्द का मीनिंग क्या होता है। तो निहारिका का मतलब होता है, इस टाइम पे निहारिका का मतलब होता है हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकण, धूल कणों से निर्मित पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है, तो निहारिका मतलब क्या होता है हमने समझ लिया कि निहारिका बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम और कुछ धूल कणों से निर्मित पदार्थ है। ठीक है, वो है। और इसी से संबंधित जो है अपने कोई थ्योरी देते हैं। कौन देते हैं? तो लाप्लेस देते हैं। वो कौन है? तो एक गणितज्ञ है। और इन्होंने निहारिका परिकल्पना कब दी थी? तो 1796 में दी थी। देखो, ये एग्जाम्स में अगर आप बीपीएससी यूपीएससी वगैरह में कभी कभार फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तब आप जो है आंसर कर सकते हैं। आप इनको अपने ध्यान में रखो, इतना बड़ी बात नहीं है, याद रख सकते हैं। और फिर भी नहीं याद रहता है तो आपको वरी नहीं करना है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आजकल का ट्रेंड है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बेसिकली जो है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि निहारिका परिकल्पना में लाप्लेस ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से हुई है, धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। तो देखो, मतलब कि ग्रहों का निर्माण जो है धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ, और ये पदार्थ कौन थे? हीलियम, हाइड्रोजन और कुछ धूलकण, जो कि बहुत ही धीमी गति से क्या कर रही थी? धीमी गति से वो घूम रही थी। ठीक है, और इसी से जो है एक बादल, पदार्थों के एक बादल से हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, मतलब ये सारे पदार्थ मिलकर के एक बादलनुमा आकृति बना देता है। ठीक है, और उसी से जो है किसका निर्माण हुआ है? ग्रहों का निर्माण हुआ है, जिसमें ग्रह में पृथ्वी भी आ जाता है। ठीक है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। ठीक है, अब हम आगे की चीजों को समझ लेते हैं। अब हम अगला जो चीजें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि 1900 ईस्वी में जो है एक थ्योरी आता है जिसको हम कहते हैं द्वैतारक सिद्धांत। ठीक है, 1900 ईस्वी में जो है बाइनरी थ्योरीज यानी द्वैतारक सिद्धांत जो है अस्तित्व में आता है। इस सिद्धांत को जो है चैम्बरलेन और मोल्टन ने दिया। ठीक है, इसमें जो है ये थ्योरी जो है वो क्या कहता है? देखो, इसमें जो है चैम्बरलेन और मोल्टन ने बाइनरी थ्योरीज के द्वारा जो है कहता है कि सन, एक जो हमारा सन है उसके नजदीक से जो है कोई तारा पास होता है, कोई स्टार जो है वो क्रॉस कर रहा होता है इस टाइम पे। ठीक है, तो सन के करीब से, नजदीक से जो है एक तारा पास कर रहा होता है। और हम ये बात जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जो भी खगोलीय पिंड है उसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, तो यहाँ पर स्टार जो है वो क्रॉस कर रहा होता है सन के नजदीक से, तो यहाँ पर स्टार का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके कारण से जो है सन का कुछ भाग जो है वो चिंगारी जो है वो बाहर इसकी ओर, स्टार की ओर क्या होने लग जाती है? बाहर की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, और ये चिंगारी जो है वो बाहर हो जाता है। और जैसे ही ये सन है, जैसे ही स्टार जो है सन से दूर चला जाता है, तो ये जो चिंगारी जो निकला था वो बाहर जो है सन के बाहर आ जाता है, और फिर ये जो है सन के चारों ओर परिक्रमा करने लगता है। इसमें वृद्धि होते हैं, ये चिंगारी में वृद्धि होते हैं, और यही जो है वो सन के रूप में क्या करने लग जाता है? ग्रहों के रूप में जो है सन के चारों ओर परिक्रमा करने लगता है। ये जो है द्वैतारक सिद्धांत के अनुसार जो है ग्रहों के निर्माण के बारे में बताया गया। क्या कहा? तो सन, सबसे पहले कहा कि सन के नजदीक से जो है वो कोई तारा पास कर रहा होता है, क्रॉस कर रहा होता है, और तारे के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है सन से कुछ पदार्थ उसको क्या कर लेता है? बाहर की ओर खींच लेता है,
अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, और फिर जैसे ही स्टार सन से दूर होता है तो वो जो बाहर निकला था, जो पदार्थ, जो उसकी चिंगारियां बाहर आई थी, वो क्या करने लग जाता है, सन के चारों ओर उसमें वृद्धि और विकास होती है, और वो सन के चारों ओर क्या करने लगता है, परिक्रमा करने लग जाता है। फिर देखो हम पढ़ रहे हैं क्या, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित जो है आरंभिक सिद्धांत का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो है निहारिका परिकल्पना को पढ़ा, और उसके बाद जो है हम बाइनरी थ्योरीज को पढ़ रहे हैं, यानी कि द्वैतारक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। अब देखो 1950 में हमने पढ़ा था निहारिका परिकल्पना, तो निहारिका परिकल्पना में संशोधन होता है। निहारिका परिकल्पना में क्या होता है, संशोधन होता है, कुछ चीजें ऐड कर दी जाती है बस। और इस संशोधन को कौन करता है, तो रूस के ऑटो शिमिड और जर्मनी के जो है कार्ल वाइटजास्कर जो है, ये जो है क्या करते हैं, निहारिका परिकल्पना में कुछ चेंजेस लाता है। तो निहारिका मतलब हमने क्या जाना था कि हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ धूलकण, ठीक है, यही था, कुछ धूलकण निहारिका मतलब होता है। ये क्या कर रहे थे कि धीमी गति से हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकण जो है वो धीमी गति से जो है वो क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, ठीक है। और इसी का जो है एक तस्तरी नुमा आकृति का, इसी से जो है, इन्हीं पदार्थों से जो है घूमने के कारण इसके घर्षण और आकर्षण के कारण ही जो है एक तस्तरी नुमा आकृति की बादल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, देखो ये जो पदार्थ थे ये क्या कर रहे हैं, धीमी गति से क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और घूमने के कारण क्या होगा, एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है, और टकराने के कारण घर्षण होगा, ठीक है, घर्षण और टकराने के कारण क्या होगा, घर्षण होगा और टकराएगा, ठीक है, जिसके कारण जो है एक तस्तरी नुमा आकृति के बादल का निर्माण हो जाता है। और ये बादल जो है इसी में आकृति का, तस्तरी नुमा आकृति का बादल का निर्माण होता है, और इसी में जो है अभिवृद्धि होती है, यानी कि इसी में वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है इन्हीं बादल में, ठीक है, और अभिवृद्धि होती है, और फिर जो है ये ग्रह का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, ग्रह का रूप ले लेता है। ऐसा किसने कहा, तो ऐसा जो है रूस के ऑटो शिमिड और जर्मनी के कार्ल वाइटजास्कर ने कहा, ठीक है, कब कहा, तो 1950 में कहा। ये जो है निहारिका परिकल्पना में ही कुछ संशोधन किया, क्योंकि हम ये बात जो है निहारिका परिकल्पना, यानी कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि 1796 में जो है आपको बताया गया है कि निहारिका परिकल्पना में क्या कहा गया था, कि निहारिका मतलब होता है हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ धूलकण जो कि धीमी गति से जो है घूम रहे हैं, ठीक है, और उसी को आगे बढ़ा करके कुछ चीजें बताई गई है, जिसमें जो है बादल का निर्माण होता है, तस्तरी नुमा आकृति का, और उसी में अभिवृद्धि के कारण जो है किसका निर्माण हो जाता है, ग्रहों का निर्माण हो जाता है। ये था आपका निहारिका परिकल्पना में संशोधन। इस तरह से हमने जो है इसके जो मूल सिद्धांत थे उसे हमने कवर कर लिया। अब जो है हम लोग आधुनिक सिद्धांत को पढ़ेंगे। हमने आरंभिक सिद्धांत को पढ़ लिया, अब हम लोग आधुनिक सिद्धांत को पढ़ेंगे। आधुनिक सिद्धांत में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें मेनली एक सिद्धांत है जिसको हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं, और एग्जाम के मेंस में जो है ये प्रश्न पूछ दिया जाता है, ठीक है। कौन सा प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो आधुनिक सिद्धांत में हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति को पढ़ेंगे, ठीक है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस आप कह सकते हैं एक थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, ठीक है, मतलब कि ब्रह्मांड विस्तृत सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है। उससे पहले ये थ्योरी जो है लगभग ये जो थ्योरी है 1920 ईस्वी में दी गई थी, और इसे देने वाले व्यक्ति थे एडविन हब्बल,
ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया था? तो एडविन हबल ने दिया था। कब दिया था? तो 1920 ईस्वी में दिया था। और बिग बैंग थ्योरी के एक अन्य नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है। इस थ्योरी में क्या बताया गया? तो कहा गया सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है। और ब्रह्मांड क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बात आपको 6th क्लास में बता दिया गया है। ठीक है। तो ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है और आकाश गंगाएं जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही है। आकाश गंगा भी क्या होता है ये भी हम लोग जानते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक है। या आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सोलर सिस्टम होते हैं। बहुत सारे सोलर सिस्टम जो है मिल करके आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे का निर्माण करता है। और ये मिल्की वेज में जो है एक दूसरे के बीच में जो है दूरी आती है। क्यों आती है? तो ब्रह्मांड में विस्तार होने के कारण आता है। तो देखो ये सिद्धांत जो है वो क्या कहता है? सबसे पहले कहते हैं कि ब्रह्मांड पहले एक परमाणु के रूप में था, एकाकी परमाणु के रूप में था, एकदम बहुत ही छोटा कण के रूप में था। ठीक है। लेकिन इस कण का आयतन बहुत ही कम था। निम्न बोलना भी मतलब कि नहीं चलेगा, बहुत ही अति निम्न था, बहुत कम था। ठीक है। जबकि इसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व जो है वो अनंत था। अनंत मतलब कि जिसका काउंटिंग नहीं किया जा सके, जिसे मापा नहीं जा सके। ठीक है। और टेम्परेचर भी इसका इन्फिनिटी था। एक टाइम ऐसा आता है कि इस परमाणु एकाकी जो था, वो एकाकी परमाणु जो था इसमें विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। और विस्फोट होने के कारण देखो जब कोई भी आप पटाखा भी फोड़ते हो, जब वो विस्फोट करता है तो बहुत ज्यादा बिखर जाता है ना, बहुत दूर तक। उसी तरीके से जब ये एकाकी परमाणु में विस्फोट हुआ तो ये विरहित विस्तार इसका हुआ। क्या हुआ? विरहित विस्तार हुआ। और कुछ ही सेकंड में जो है वो बहुत सारे कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई, बहुत सारे एनर्जी वाले पदार्थ में जो है वो परिवर्तित कन्वर्ट हो गई। और हालांकि इसके टेम्परेचर काफी ज्यादा था। ठीक है। और लगभग 3 लाख वर्षों के दौरान जो है इसके टेम्परेचर में काफी गिरावट आई, कुछ इस हद तक कि लगभग 4500 डिग्री केल्विन तापमान में गिरावट आई। ठीक है। और तापमान में गिरावट आने के कारण ही जो है ब्रह्मांड क्या हो गया? पारदर्शी हो गया। और अभी हम देखते हैं कि हमारा ब्रह्मांड क्या है? पारदर्शी है। ठीक है। तो और आप इसे एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है क्या है? एकाकी परमाणु है, इसमें विस्फोट होता है और ये जो है फैल जाता है। और फिर इसका धीरे धीरे ये ब्रह्मांड है, ये वाला जो स्क्वायर शेप में लिया गया है ये ब्रह्मांड है। इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। और इस पर जो इस तरह की आकृति है वो है आकाश गंगाएं। आप देख सकते हैं कि आकाश गंगाएं के बीच में भी क्या होगी? दूरियां बढ़ेगी। आप इसको एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक बलून ले सकते हैं। ठीक है। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसमें एक बलून ले लीजिए। ठीक है। सपोज कर लो इस तरह से, अभी फूला हुआ नहीं है बलून। ठीक है। और इस पे कुछ पेन से निशान बना लीजिए, तो कुछ इस तरह से होगा। और जैसे ही बलून को आप फुला देते हैं यानी बलून में क्या हो गया? विस्तार हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कि ब्रह्मांड में विस्तार हो गया। और ये बलून पे जो पॉइंट हमने दर्शाया था, मान लो कि वो क्या है? आपका आकाश गंगाएं हैं। तो फैलने पर जो आकाश गंगाएं थे या पॉइंट्स जो है वो काफी दूर हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। इसके बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ जाएगी। और ये एक्सपेरिमेंट जो है आपको बिग बैंग थ्योरी को जो है रिलेट कर लेना है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है। हालांकि कुछ लोग जो है मानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा है, बल्कि वो हमेशा से जो है वो स्थिर रहा है। ठीक है। और इसी के नाम पर जो है एक थ्योरी दिया था होयल ने, स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट दिया था। और इसमें कहा था होयल ने कि ब्रह्मांड का कभी भी विस्तार नहीं हुआ है, वो हमेशा से स्थिर है। हालांकि प्रूफ और परमाणु ने ये सिद्ध कर दिया है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और होते आ रहा है हमेशा से। ठीक है। इस वजह से जो है अभी के वैज्ञानिकों ने ये माना है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और ये सही नहीं माना। ठीक है। इस तरह से जो है हमने बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में हमने आरंभिक सिद्धांत को भी पढ़ लिया और
इसके आधुनिक सिद्धांत को भी पढ़ लिया। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आप मेरे साथ साथ जो है नोट्स जरूर प्रिपेयर करते जाइएगा, क्योंकि 11th-12th का जो भी देखो, और बाकी आप क्लास में जो नोट्स है वो बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन प्लीज कम से कम 11th-12th का नोट्स जरूर प्रिपेयर करिएगा और कोशिश कीजिएगा 9th से 12th तक का एनसीईआरटी का नोट्स प्रिपेयर करो और उस पर वर्क करो। उम्मीद है कि जो भी बेसिक या फाउंडेशन से क्वेश्चंस पूछा जाता है वो कहीं ना कहीं जो है एनसीईआरटी से ही रहता है, ठीक है। बाकी जो है आप करंट से रिलेवेंट करके जो इश्यूज चल रहे हैं उससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो हालांकि हम बेस को क्लियर कर रहे हैं, फाउंडेशन को क्लियर कर रहे हैं, तो हमें एनसीईआरटी सफिशिएंट होता है और उसको आप बढ़िया से कर लो तो वो इनफ है, ठीक है। तो इस तरह से आपने दो चीजों को हमने पढ़ लिया, बाकी की चीजें जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही जो है बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि आपको जो है हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, आपको अपडेट मिलते रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त लोग जो है इससे अवेयर हो सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।